नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमारे वर्तमान की नींव से बहुत गहराई से जुड़ा है। हम इस एक्सप्लेनर में प्राचीन काल के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शासकों में से एक सम्राट अशोक की उस कमाल की जर्नी को डिकोड करेंगे। हम यहाँ सिर्फ सूखी तारीखें या तथ्य नहीं दोहराएंगे, बल्कि उस दौर के असली संघर्ष, कूटनीति और महानता की कहानियों को बिल्कुल जीवंत कर देंगे। चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल तो यही है ना कि आखिर एक साधारण सा राजकुमार दुनिया का सबसे महान सम्राट बन कैसे गया। अक्सर जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें सिर्फ विजेताओं की चमक दमक और उनके ताज दिखाई देते हैं, लेकिन अशोक की कहानी ये बिल्कुल अलग है। ये एक असली अंडरडॉग यानी एक ऐसे अप्रत्याशित विजेता की कहानी है जिससे कभी राजा बनने की उम्मीद ही नहीं की गई थी। तो आइए इस रहस्य को सुलझाना शुरू करते हैं। भाग 1, महान सम्राट का उदय और उनके शुरुआती जीवन की कहानी। सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा ये अशोक के माता पिता थे। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सामाजिक पेंच है। सम्राट बिंदुसार तो जाहिर है एक महान शासक थे, लेकिन रानी धर्मा वो क्षत्रिय कुल से नहीं थीं। और प्राचीन राजशाही में एक रानी का क्षत्रिय न होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि राजमहल के भीतर रानी धर्मा को कोई विशेष या ऊंचा स्थान नहीं मिला था, और स्वाभाविक रूप से उनके बेटे अशोक को भी किसी ने जन्मजात या अगले राजा के रूप में देखा ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, नियति की अपनी अलग ही योजनाएं होती हैं। रानी धर्मा के रानी बनने से पहले की एक बहुत ही अनोखी घटना है। धर्मा को एक अद्भुत स्वप्न आया था। उस सपने में उन्हें ये आभास हुआ कि उनका बेटा आगे चलकर एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। दरअसल ये केवल एक सपना नहीं था, ये तो एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। इसी घटना और उनके गुणों के चलते राजा बिंदुसार ने उन्हें अपनी रानी बनाया। मतलब शुरुआत से ही किस्मत अपना काम कर रही थी। भाग 2, राजसी प्रतिस्पर्धा और अशोक का परिवार। अब जरा इस आंकड़े पर गौर करें, 101। सुनने में अजीब लगता है ना। श्रीलंका की प्राचीन परंपराओं की माने तो सम्राट बिंदुसार की 16 पटरानियां थीं और उन रानियों से उनके कुल 101 पुत्र थे। जरा कल्पना कीजिए उस राजमहल के माहौल की। इस एक संख्या से ही हम समझ सकते हैं कि महल के अंदर सत्ता और ताकत के लिए कितनी भयंकर होड़ रही होगी। एक ऐसी जगह जहां 100 से ज्यादा राजकुमार एक ही सिंहासन की ओर देख रहे हों, वहां सिर्फ अपना अस्तित्व बचाए रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो सबसे अहम बात यहाँ ये है कि इस भारी भीड़ में गद्दी की असली दौड़ आखिर किनके बीच थी। मुख्य रूप से 3 नाम उभर कर आते हैं। सबसे पहले सुसीम, जो सबसे बड़े पुत्र थे और स्वाभाविक रूप से सत्ता के पहले दावेदार माने जाते थे। फिर आते हैं अशोक, जो बिल्कुल एक अंडरडॉग थे, जिनके पास सत्ता तक पहुंचने का कोई सीधा मार्ग था ही नहीं। और तीसरे थे तिष्य, जो अशोक के सगे और सबसे छोटे भाई थे। बचपन से ही इन भाइयों के बीच, खासकर सत्ता के मुख्य दावेदारों के बीच, अत्यंत कड़ी और खतरनाक प्रतिस्पर्धा रहती थी। इस लगातार चलने वाले तनाव का अशोक पर क्या असर हुआ? खैर, उन्होंने इस कड़े संघर्ष को अपने लिए एक हथियार में बदल लिया। महल की उस राजनीति और भेदभाव से दूर अशोक ने अपना पूरा फोकस अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर लगा दिया। इतिहास स्पष्ट रूप से बताता है कि वे बचपन से ही सैन्य गतिविधियों में बेहद प्रवीण थे। इसी सैन्य कौशल, अनुशासन और युद्ध नीति की गहरी समझ ने आखिरकार उन्हें अपने सभी भाइयों से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। एक अजेय योद्धा की नींव यहीं रखी जा चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। भाग 3, अभिलेखों में दर्ज नाम और उपाधियां। अब सबसे दिलचस्प बात इन ऐतिहासिक प्रमाणों में ये है कि प्राचीन ब्राह्मी लिपि में उनके नाम आखिर कैसे दर्ज किए गए थे। मास्की के लघु शिला अभिलेख को लें तो वहां हमें सीधे उनका नाम अशोक और साथ ही एक बेहतरीन उपाधि देवनम्पियस अशोक मिलती है। वहीं लुम्बिनी के स्तंभ अभिलेख में उनकी उपाधि देवनम्पियन पियदसी उकेरी गई है। और अगर हम गुजारा अभिलेख की बात करें तो वहां उनका पूर्ण और अत्यंत भव्य नाम देवनम्पियस पियदसीनो अशोक राज लिखा हुआ मिलता है। ये केवल नाम नहीं है, ये एक ऐसे शासक के पक्के सबूत हैं जिसने खुद को पत्थरों पर हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और अब इस सफर के आखिरी हिस्से में भाग 4, 2000 वर्षों के बाद भी अशोक का गहरा प्रभाव। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उनका असर कितना विशाल और दोहरा था।
एक तरफ हम उनका धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय प्रभाव देखते हैं, अशोक के काल में उकेरा गया प्रतीक जिसे हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं, आज हमारे आधुनिक भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। वहीं दूसरी तरफ उनका धार्मिक प्रभाव, बौद्ध पंथ के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद अगर किसी एक इंसान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है तो वो निसंदेह सम्राट अशोक का ही है, बिल्कुल बेमिसाल। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ यहाँ छोड़ जाती हैं। सोचने वाली बात है, कैसे 2000 साल पहले का एक व्यक्ति जिसने 101 भाइयों की भारी भीड़ से निकलकर संघर्ष किया, वो आज भी एक आधुनिक और विशाल राष्ट्र को उसके सबसे पवित्र और मूलभूत प्रतीक प्रदान करता है। अशोक की ये कहानी हमें सिखाती है कि महानता कभी जन्म से नहीं मिलती, ये तय होती है आपके कर्मों से, आपकी दूरदर्शिता से और दुनिया में बदलाव लाने की उस असीम क्षमता से। इस एक्सप्लेनियर के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास के ऐसे ही और रहस्यों को हम आगे भी डिकोड करते रहेंगे।